अभी आपको ध्यान होगा ऑस्लो समिट हुआ, ऑस्लो कैपिटल है नॉर्वे। अभी नॉर्डिक नेशंस में विजिट था ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, तो अभी जो स्वीडन के एम्बेसडर हैं जैन टेस्लेफ, इनका एक इंटरव्यू हुआ। इसमें इन्होंने बताया कि इंडिया और स्वीडन आज के टाइम पे एक दूसरे के साथ कंपीट नहीं कर रहे हैं, पर एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। तो कंपीट करना मतलब कंपटीशन चला हुआ है, कौन आगे जाएगा कौन आगे जाएगा। आगे बोला है कि कंप्लीट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो स्टेटमेंट चेंज हो जाता है कि हम कितना कोऑपरेट कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ। पहले तो स्वीडन को अगर मैप पे देखोगे, यहाँ पे आपको एक सी दिखेगा, दैट इज बाल्टिक सी। अब बाल्टिक सी के अराउंड कंट्रीज जो आती हैं उनको याद रखना, फेल इनटू रशिया, जीडीपी बढ़ी स्वीडन की। तो इससे तो याद रह जाएगा आपको कि बाल्टिक सी के साइड में स्वीडन भी आता है। फेल से आ गया फिनलैंड, ई से एस्टोनिया है, लातविया, देन लिथुआनिया। कहाँ पे गिरे तो रशिया आगे, रशिया ही है। यहाँ पे जर्मनी आएगा, फिर पहले पोलैंड है, फिर डेनमार्क है, और ऊपर देखोगे तो स्वीडन आ गया। तो ये कंट्रीज हैं जो कि आपको बाल्टिक सी के अराउंड मिलेंगी। एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे फिनलैंड और ये स्वीडन, इन दोनों के बीच में एक खाड़ी बनती है और उसका नाम है गल्फ ऑफ बोथनिया। मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी याद रखेंगे आप, गल्फ ऑफ बोथनिया। बूथनिया भी लिखा होता है, जब ट्रांसलेट करके देखते हो तो ये बोथनिया किन दो कंट्रीज के बीच में है, एक तरफ है स्वीडन और दूसरी तरफ आ जाएगा फिनलैंड। और जब स्वीडन की बात हो रही है तो ये नॉर्डिक नेशंस का भी मेंबर है। कैपिटल क्या आ जाएगी? स्टॉकहोम। अच्छा, नॉर्डिक नेशन में कौन कौन सी कंट्रीज थी वो भी रिवाइज कर लो यहां से ही। एक तो नॉर्वे ही आ गया, स्वीडन आ गया, फिनलैंड आ गया, डेनमार्क आ गया, और आइसलैंड। ये 5 कंट्रीज आपको नॉर्डिक नेशन में मिल जाएंगी। अब नॉर्डिक नेशन की जो इंपॉर्टेंस है वो आर्कटिक रीजन की वजह से सबसे ज्यादा बढ़ रही है। अगर मैप पे देखोगे तो ये बिल्कुल आर्कटिक सर्कल के पास में है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ मेल्ट कर रही है, तो नए नए सी रूट्स निकल के आ रहे हैं। सारे चाहते हैं कि हमको भी इस रूट की एक्सेसिबिलिटी मिले, इसी वजह से हमारा इंटरेस्ट भी काफी टाइम से नॉर्डिक नेशन की तरफ बढ़ा है। पर अभी स्पेसिफिकली हम किस कंट्री के बारे में बात करेंगे तो स्वीडन। ये जो पूरा इनका इंटरव्यू हुआ, इन्होंने किन किन चीजों के ऊपर हाईलाइट दिए वो यहाँ पे आपने नोट डाउन करने हैं। तो सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर की विजिट रहती है स्वीडन, जो ऑस्लो समिट था। ऑस्लो समिट क्यों बोला? बिकॉज नॉर्वे की कैपिटल में ही कंडक्ट हुआ, तो ऑस्लो समिट बोल दिया गया। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जब विजिट करा इंडिया स्वीडन में, तो हमारे जो रिलेशन है कोऑपरेशन की तरफ और ज्यादा जाते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स हमने यहाँ पे बनाने शुरू करे, और 75 ईयर्स के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन हम दोनों कंट्रीज के बीच में एस्टेब्लिश हुए हैं उनको भी हाईलाइट करा। जियोपॉलिटिकल जो भी चीजें चेंज हो रही हैं आज के टाइम पे, वेस्ट एशिया वाला कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑल, वो जितनी भी कंट्रीज में हम गए सब जगह पे बात हुई। इटली में जब विजिट था तब भी आपने देखा कि जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चले हुए हैं वहां पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बात करी, कंडेम भी करा इन शॉर्ट कि ये जो वॉर्स हैं ये रुक जानी चाहिए, स्टेबिलिटी की तरफ हमें जाना चाहिए। तो पहले तो एक प्राइम मिनिस्ट्रियल मीट आपको मिलेगी स्वीडन में, जो कि हो चुकी है ऑस्लो समिट के दौरान। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड ज्वाइंट एक्शन प्लान, मतलब हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो क्लियर हैं, हम कॉमन चीजों के ऊपर काम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ स्वीडन है। स्वीडन फुल ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन, इनकी तरफ आज के टाइम पे चला हुआ है, जबकि इंडिया में देखोगे पॉपुलेशन ज्यादा है, मार्केट एक्सेसिबिलिटी स्वीडन को मिल जाती है। तो हमारे जो रिलेशंस हैं वो क्लियर ऑब्जेक्टिव्स के साथ चल रहे हैं। हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप है वो 2030 तक चलेगा। एक साल में तो वैसे भी कोई अपडेट्स नहीं होते हैं, तो 5 साल का टारगेट ही यहाँ पे लेके चलते हैं ये लोग कि 2030 तक हम कुछ ना कुछ आउटपुट लेके आएंगे, कोऑपरेशन और डीपर होगी। इकोनॉमिक और पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस देखो तो नंबर 1 तो वही कि कोऑपरेशन को हमने डबल करना है, उसमें ट्रेड भी आता है, ट्रेड अभी के लिए कम है, उसको और ज्यादा एक्सपांड करेंगे। एंड इनोवेशन के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। एंड सेकंड इज रिसर्च, बार बार बोलते हैं ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पैसा ज्यादा लगता है उसके ऊपर, तो कोऑपरेशन हम डिफरेंट कंट्रीज के साथ करते हैं। बाकी एकेडमिक और साइंटिफिक एक्सचेंजेस भी होंगे हम कंट्रीज के बीच में, एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स का भी मूवमेंट चला रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंडिया के प्रोफेसर हैं बहुत बढ़िया हैं, तो स्वीडन भी चाहता है कि यहाँ पे आए हमारी यूनिवर्सिटी में और अपना लेक्चर कंडक्ट करें, तो वैसे एक्सचेंजेस भी यहाँ पे कंडक्ट करे जाएंगे। इंडियन डायस्पोरा स्वीडन में अगर देखो तो स्वीडन की जो टोटल पॉपुलेशन है 1% कॉन्ट्रीब्यूशन इंडियंस का ही है, तो लगभग 88,000 इंडियंस आपको स्वीडन में मिल जाएंगे। तो मतलब एक ठीक ठाक कम्युनिटी आपको इंडियंस की मिलती है स्वीडन के अंदर। डिफेंस कोऑपरेशन, पहले बायर सेलर था, किसी ने कुछ बनाया दूसरे ने कुछ खरीद लिया, तो एक पहली ऑप्शन थी। अब आगे को प्रोडक्शन की तरफ, मिलके क्या करेंगे, प्रोड्यूस भी करेंगे, और उसके बाद जिसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होगी उससे परचेजिंग भी करेंगे। एकदम से कभी भी नहीं होगा ऐसा कि बायर सेलर से हम चले गए टुवर्ड को प्रोडक्शन, बीच में हमेशा ट्रांजिशन आएगी कि बाइंग सेलिंग भी चली रहेगी और प्रोडक्शन भी चलेगी। बड़े सारे ज्वाइंट वेंचर्स रहेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करा जाएगा। कोई टेक्नोलॉजी स्वीडन ने बनाई, इंडिया ने बोला कि हमें भी सीखनी है, तो वो एक्सचेंज भी यहाँ पे रहेगा, को प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करा जाएगा। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अगले साल शायद आपको पेपर में दिखने को मिले,
हरियाणा से रिलेटेड एक अपडेट, साब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, साब एबी कंपनी है, स्वीडिश कंपनी, जो बनाएंगे कार्ल गस्टाफ राइफल्स इन इंडिया। और ये 100% जो ओनरशिप होगी, ये ध्यान से सुन लेना, साब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, हरियाणा में एस्टेब्लिश करी जाएगी, और जो 100% इसकी फैसिलिटी की ओनरशिप रहेगी वो स्वीडिश कंपनी के पास ही रहेगी। तो फिर इंडिया का क्या फायदा हुआ? एम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग तो विद इन इंडिया चल रही है ना, इंफ्रा कहां पे बन रहा है? इंडिया में बन रहा है। आने वाले टाइम में जो ओनरशिप है उसमें आप देखोगे कि शेयरिंग भी आई जाती है जब एक एक्टिव पार्टिसिपेशन किसी कंट्री की होती है। बट इनिशियली क्या होगा, 100% जो ओनरशिप है वो जो स्वीडिश कंपनी है दैट इज साब एबी, उन्हीं के पास रहेगी 100%। 100% का देखो ये मीनिंग नहीं है कि पूरा ही वही कंट्रोल करेंगे, और भी एग्रीमेंट बैकएंड पे साइन किए जाते हैं जिसमें इंडिया का भी कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन रहेगा। अब इंफ्रा कहां पे बना? इंडिया में। अगर इंफ्रा इंडिया में बना है तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे हम इंप्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे। इंप्लॉयमेंट कैसी होनी चाहिए? स्किल्ड होनी चाहिए, तो स्किल अपग्रेडेशन के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। तो एक तरह से दोनों ही कंट्रीज का फायदा हो जाता है। तो ये दिखाया गया कि हम पहले बायर सेलर थे, अब किस तरफ जा रहे हैं? को प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं। और बाकी जो प्रोडक्शन है ये शुरू हो जाएगी नेक्स्ट ईयर बाय 2027, यही बोला गया है। और ये इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी सपोर्ट करेगा। अब ये तो दो पैरामीटर्स आपने देखे। अब देखो, जो चीज हमें स्वीडन से शायद खरीदनी पड़ सकती थी वो कहां पे बन रही है? इंडिया में। तो जो डिफेंस एक्विजिशन के प्रोग्राम है वो और ज्यादा एक्सपेडाइट कर जाएंगे, बूस्टन हो जाएंगे। अब आपको इतने दूर से सामान लेके नहीं आना पड़ रहा, वो मेक इन इंडिया ही बन रहा है, इंडिया के अंदर ही बन रहा है, वहां पे पॉपुलेशन इंडिया की ही इंटीग्रेटेड है। देन इंडिया और यूरोप की कन्वर्जेंस। सबसे पहले तो इंडिया और यूरोप एक दूसरे के पास बहुत ज्यादा आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने पीछे साइन करा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और जिन भी कंट्रीज में जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं, जहां जहां पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने विजिट करा या कोई भी फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीट हुई, तो उन्होंने बार बार क्या मेंशन करा कि ये जो एफटीए है ये जल्दी से जल्दी अब अपने को इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि टाइम लग जाता है वहां पे पास करते करते। जियोपॉलिटिकल फैक्टर जो हर जगह पे डिस्कस हो रहे हैं वो यहाँ पे भी डिस्कस हुए, जैसे कि रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट, वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट, ग्लोबल सप्लाई चेन में जो आज के टाइम पे डिस्ट्रप्शन पड़ी हुई है, मिनरल प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पाते एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, एंड ट्रेड एंड टैरिफ अनसर्टिनिटी। ये किसकी तरफ इंडिकेट किया? यूएस बार बार किसी ना किसी कंट्री को धमकाता रहता है कि टैरिफ इंपोज कर दूंगा। तो यहां से एक और चीज दिखी हमें कि प्रिडिक्टेबिलिटी और दूसरी क्रेडिबिलिटी, इंडिया और स्वीडन के रिलेशन को अगर हम कोऑपरेशन की तरफ लेके जाए वो ज्यादा इंश्योर करी जा सकती है इफ कंपेयर टू यूएस एंड ऑल, क्योंकि वो बार बार टैरिफ इंपोज करने की बात कर देते हैं, जबकि यहाँ पे शेयर्ड वैल्यू आपको दिखेगी इन केस ऑफ इंडिया एंड स्वीडन। तो शेयर्ड प्रिंसिपल वैल्यूज रहेंगी। कॉम्प्लीमेंटैरिटी जैसे कि मैंने बताया कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं कंट्रीज। जैसे इंडिया के पास जगह है इंफ्रा बनाने के लिए, तो इन्होंने बोल दिया ना साब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया के पास जगह है, पॉपुलेशन है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के जरिए हैं। स्वीडन ने बोला हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इंफ्रा कहां पे बना दिए? इंडिया में। तो बोला हम दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जो एक के पास नहीं है वो दूसरे के पास है, दोनों जब मिलते हैं तो कंप्लीट हो जाते हैं। तभी वो स्टेटमेंट बोली गई कि हम कंपीट नहीं कर रहे, हम कंप्लीट कर रहे हैं एक दूसरे को। जो एक के पास नहीं है वो दूसरे के पास अवेलेबल है। प्रिडिक्टेबिलिटी, वही चीज, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, तो ट्रस्ट भी इंश्योर करना। एंड दूसरा, जो चीजें बोली हैं, मतलब कहीं ना कहीं ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंटेन करी जाएंगी, मुकरेगा नहीं कोई आगे चल के। तो ट्रस्ट है, ये शेयर्ड प्रिंसिपल हैं जो इंडिया और स्वीडन के बीच में आपको दिखेंगे। एंड शेयर्ड कंसर्न, जितनी भी प्रॉब्लम आज के टाइम पे इमर्ज कर रही है, अगर आप पूरा वर्ल्ड को देखो एक नजर से, तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इकोनॉमी हमारी कितनी डिसरप्ट हुई बिकॉज ऑफ वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ। एनर्जी सिक्योरिटी, इंडिया इसमें भी इंपैक्ट हुआ। मैरीटाइम सिक्योरिटी, ऑब्वियस ही बात है किसी एरिया में वॉर चल रखी है तो मैरीटाइम सिक्योरिटी तो कहाँ ही होगी। हमारे भी टैंकर्स थे, कंटेनर्स थे, शिप्स थे जो जा रहे थे अटैक के टाइम पे, वो भी तो उसका पार्ट बने, कई लोगों की डेथ भी हुई। देन उसके बाद रेजिलियंट सप्लाई चेन, ये तो मेंटेन करना ही है। तो ये कंसर्न बने हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, और इसमें इंडिया एंड स्वीडन भी आते हैं जो कि इंपैक्ट हुए। देन दोनों ही सपोर्ट करते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्डर रूल बेस्ड होना चाहिए, कि एक की मोनोपोली नहीं चलनी चाहिए कि एक ने बोल दिया यस तो यस है, बाकी ने बोला नो, तो वैसे ब्लॉक नहीं फॉर्म होने चाहिए। ओपन एंड सिक्योर ट्रेड रूट्स हो, कहीं पे किसी को पाबंदी नहीं हो, ट्रेड एक ओपन तरीके से होना चाहिए। एंड ग्लोबल सप्लाई चेन मस्ट बी स्टेबल। इसके बाद इंडिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये मैंने पॉइंट आपको बता दिया। एफटीए जैसे ही पूरी तरह से इंप्लीमेंट होगा, आप देखोगे वाइसा वर्सा कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। देन इंडिया का रोल ग्लोबल अफेयर्स में, अब सबसे पहले तो वही स्वीडन ने अब तारीफ करी इंडिया की कि देखो G20 का जब समिट इंडिया में हुआ था, न्यू दिल्ली में 2023 में हुआ था, तो काफी अच्छे से इन्होंने परफॉर्म करा। ब्रिक्स में एंगेजमेंट, अभी 2026 का जो वेन्यू है वो भी इंडिया में ही है। अभी सितंबर मंथ 12 to 16 ऑफ सितंबर में ये मीटिंग डिसाइड हुई है, तो उस टाइम पे आप देखोगे वेन्यू कहाँ पे डिसाइड हुआ है? इंडिया। तो इस बार ही हम ही इसको होस्ट कर रहे हैं। तो एक बड़े बड़े जो ग्रुपिंग्स हैं उसमें इंडिया अपनी पार्टिसिपेशन को शो कर रहा है। इसी में एक और आप ऐड कर सकते हो विच इज
ग्लोबल साउथ, इंडिया आज के टाइम पे जो साउथ वाला पार्ट है, एक लाइन आई थी ब्रेंट लाइन, और ब्रेंट लाइन के ऊपर आएंगी डेवलप कंट्रीज, नीचे आ जाएंगी डेवलपिंग कंट्रीज। तो बोला कि यहाँ वाला जो पार्ट है इसमें इंडिया खुद को एज ए लीडर की तरह भी इमर्ज करने की ट्राई कर रहा है। इन शॉर्ट, जो ग्लोबल गवर्नेंस चल रही है उसमें पार्टिसिपेट इंडिया कर रहा है। तो ये एक तरह से प्रेज वाला पॉइंट आ गया। और बाकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए, क्योंकि इसमें अभी तक टोटल कितने मेंबर्स हैं? 15। ग्रुपिंग निकलेगी, एक तरफ परमानेंट और एक तरफ नॉन परमानेंट मेंबर। परमानेंट मेंबर में यूएस है, यूके है, रशिया है, चाइना और फ्रांस। ये कब से यही है, और अब सब चाहते हैं कि अब थोड़ा सा जो ऑर्डर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का वो भी चेंज होना चाहिए। और जैसे एक कंट्री ना दूसरी कंट्री को सपोर्ट करती है, तो इंडिया को भी सपोर्ट करता है स्वीडन कि यहाँ पे मेंबरशिप मिलनी चाहिए। और जो आप बोलते हो कि रिफॉर्म्स होने चाहिए यूएनएससी के अंदर, वो डेफिनेटली होने चाहिए। एक और बॉडी जो कि इनकी पेरेंट बॉडी है यूनाइटेड नेशन, इसमें भी रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। ये सारी चीजें स्वीडन के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने यहाँ पे स्टेट करी। इसके बाद क्रिटिकल मिनरल्स एंड माइनिंग कोऑपरेशन, जितने भी इस साल रिलेशन आप देखोगे किसी भी कंट्री के साथ, यहाँ पे तो फोकस होगा ही, क्योंकि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आ रही है। अब सारे एआई हो गया, देन आपका नैनो टेक हो गया, न्यूक्लियर टेक हुआ, डिफेंस टेक हुआ, स्पेस टेक, सारे इसी तरफ तो जा रहे हैं। तो इस वजह से क्रिटिकल मिनरल्स, ऐसे मिनरल्स जो हमारे पास होते नहीं है, होते हैं तो कम क्वांटिटी में हमको खरीदने पड़ेंगे, पर खरीदते टाइम शायद सप्लाई का रिस्क बन सकता है। इकोनॉमिक वैल्यू उनकी होती है, इमर्जिंग टेक के लिए जरूरी है। तो ये जो मिनरल्स हैं ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, क्योंकि वो रेयर होते हैं, प्रोसेसिंग डिफरेंट होती है, मतलब टफ है उनकी प्रोसेसिंग, उनको एक्सट्रैक्ट करना टफ है। ऑल्दो वो मोनाजाइट तो इतना सारा पड़ा हुआ है केरला में, तो तब तो ये रेयर नहीं कहलाते। पर रेयर क्यों बोला? क्योंकि इनकी प्रोसेसिंग टफ हो जाती है। इसके बाद सस्टेनेबल माइनिंग, अब बोला था ना कि माइनिंग के बिना इमर्जिंग टेक प्रोड्यूस ही नहीं हो सकती। तो क्यों बोला गया ये? क्योंकि आप जब माइनिंग करोगे तो आप मिनरल निकालोगे, और वही मिनरल फिर इलेक्ट्रिकल, जैसे मान लो लिथियम आपने एक्सट्रैक्ट करा, पहले माइनिंग आपने करी, माइनिंग की वजह से इतना सारा पॉल्यूशन हुआ, आसपास के जो एरिया थे शायद उनको माइग्रेट भी करना पड़ा, पर बनाया क्या आपने इससे? रिन्यूएबल सोर्स, मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल आपने बनाया, उसके लिए जो बैटरी बननी थी वो लिथियम आयन बैटरी बनाई। तो उसमें आपने क्या देखा? बिना माइनिंग की तो हो ही नहीं पाएगा। तो बोला कि सस्टेनेबल माइनिंग होनी चाहिए। आज के टाइम पे जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, माइनिंग जब वो करती हैं तो वो करती हैं ओपन माइनिंग। ओपन माइनिंग का मतलब है सरफेस पे करना शुरू कर दो। एंड क्लोज माइनिंग क्यों नहीं करती? क्योंकि वो अंडरग्राउंड करनी पड़ेगी, अंडरग्राउंड करोगे तो पैसा भी ज्यादा लगेगा, तो सब शॉर्टकट ही अपनाते हैं कि सरफेस माइनिंग की जाए। तो बोला गया कि सस्टेनेबल माइनिंग करनी है, ये नहीं बोला कि माइनिंग करनी ही नहीं है, फिर तो मिनरल ही नहीं निकलेंगे, और अगर मिनरल नहीं हुए तो आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ एकदम से ट्रांजिशन भी नहीं कर पाओगे। तो सस्टेनेबल माइनिंग पे फोकस किया। स्वीडन की स्ट्रेंथ्स क्या क्या है? एक तो ग्लोबल लीडर है माइनिंग टेक्नोलॉजीज में, नंबर 1। नंबर 2, क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट और प्रोसेस करने में एक्सपर्टीज आज के टाइम पे हासिल कर रहे हैं। अब अगर आप नोटिस करो, एक तो बोला ग्लोबल लीडर है माइनिंग टेक में, और टेक्नोलॉजी कैसी है? सस्टेनेबल इन नेचर। अब इंडिया में ऑपोजिट है सिचुएशन, यहाँ पे सस्टेनेबल नहीं है तरीका, लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है, या अगर लोग माइग्रेट नहीं होते हैं तो वहां पे कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम इमर्ज करती है। तो हो गया ना, ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को। देन दूसरा बोला कि हमारे पास एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग की एक्सपर्टीज है। इंडिया के पास भी तो मिनरल्स हैं, पर इनकी कमी पड़ जाती है। प्रोसेसिंग और जो एक्सपर्टीज होनी चाहिए थी हमारे पास एक्सट्रैक्शन की, वो नहीं हो पाती है। दोबारा से कॉम्प्लीमेंट किया एक दूसरे को दोनों कंट्रीज ने, एंड पोटेंशियल बन जाते हैं हम कि इन द फील्ड ऑफ क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी को लेके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी कौन सा था? 7। इसको लर्न कर लो, आई थिंक कल भी आया था, यही मेंशन करा था, एसडीजी नंबर 7, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो क्लीन एनर्जी और दूसरा सेमीकंडक्टर को लेके जो एम्बिशन हर कंट्री ने आज के टाइम पे पकड़े हुए हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है? यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कर रही है कंट्रीज। देन आता है रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब इसमें भी आगे कौन होगा? डेफिनेट सी बात है स्वीडन। देखो, जब भी पॉपुलेशन कम होती है आप निकल जाते हो आगे, पर ये नहीं बोल सकते हमेशा कि हमारे पास पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है? तो उसको यूटिलाइज किया जा सकता है, अपस्किलिंग करी जा सकती है, R&D को और ज्यादा प्रमोट किया जा सकता है। देन एडवांस रिसर्च इकोसिस्टम स्वीडन में मिलेगा, कटिंग एज टेक्नोलॉजी स्वीडन में मिलेंगी, इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी वहां पे आज के टाइम पे आपको दिखेगी। तो ये स्वीडन के आ गया। अब इंडिया के केस में देखें, अभी तक ना लार्ज टैलेंट पूल ही चला हुआ है, ये पूल ना यूज नहीं हो पा रहा है और इनकी उम्र बढ़ती जा रही है। यहाँ पे दिक्कत है सबसे बड़ी। मतलब हम बोल देते हैं, इवन अफ्रीकन यूनियन ने भी हमें सेम चीज बोली थी कि चाइना का मॉडल और आपके मॉडल में एक ही फर्क है। चाइना वाले फटाफट से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, माल चाहे से वो घटिया यूज करेंगे जब इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करेंगे वहां पे, पर इंप्लीमेंटेशन अगले दिन शुरू कर देते हैं। इंडिया के केस में एग्रीमेंट बहुत पहले का साइन हुआ होते हैं, कई बार 5 साल भी लगते हैं, 10 साल भी लगते हैं, वो इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाते। तो लार्ज टैलेंट पूल तो है, पर एक ही कंडीशन है यहाँ पे कि इसकी यूटिलाइजेशन क्या हो पा रही है, कि कहीं वो रील पे डांस ही तो नहीं करे जा रहा।
रील बना बना के वायरल ही तो नहीं हुए जा रहा, वही वाली सिचुएशन तो नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है। स्किल्ड वर्कफोर्स बोला तो क्यों बोला, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने बड़ी सारी स्किल प्रोग्राम्स चला रखे हैं, प्रधानमंत्री से रिलेटेड बड़ी सारी ऐसे स्कीम्स आप सुनते हो, तो इस वजह से बोला स्किल्ड वर्कफोर्स भी है एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज भी ग्रो कर रही हैं, तो ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया। इमर्जिंग एरिया वही है, ये तो रटी रो एग्जाम्पल, जब भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बोलिए आपके दिमाग में ऐसे घूमने चाहिए कि हाँ मुझे लर्न है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारा इमर्जिंग टेक है। ये मतलब आप ऐसा मत सोचना कि बस यहीं तक लिखना है, डिफेंस आ गया, स्पेस आ गया, नैनोटेक, न्यूक्लियर टेक, एवरीथिंग इंक्लूडेड इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। अब ये रिवीजन के लिए आपको मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स डाल दिए क्योंकि मुझे पता है आर्टिकल बड़ा था, पर ये कीवर्ड्स हैं इसके जो आपने आर्टिकल के अंदर देखे, ठीक है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल को प्री में ही सवाल बन जाएगा और ये पुराना हो जाएगा उस टाइम। यूपीएससी करता है ऐसे, आपने पेपर अब देख ही लिया है, आर्टिकल्स आते हैं प्रॉपर 1.5 साल के। तो ये जो साब यहाँ पे आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखी, साब कंपनी आ गई फ्रॉम स्वीडन, ये पूछा जा सकता है किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे शायद, या ऊपर क्वेश्चन में ही दे दिया होगा कि इस चीज की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो जो कार्ल गुस्ताफ राइफल्स है उन्हीं की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगेगी और वो 2027 में ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी। तो देखो 27 के साथ पहले लिंक्ड है ये, मतलब 2027 में एक बार फिर से ये मेंशन करा जाएगा, ठीक है, तो इनको ध्यान में रखना। डन। तो ये थे इंडिया और स्वीडन, जो स्वीडन के एम्बेसडर हैं उनके साथ जो इंटरव्यू कंडक्ट हुआ, उसमें ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जो विजिट हुई थी टू स्वीडन, उसकी डिटेलिंग बताई गई सारी, ठीक है, तो इनको याद रखना। यही है ओवरऑल पॉइंट से ही निकल के आएंगे जब आप पूरा स्टडी करोगे पीछे।